नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग 4 बजे कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने शाम को बैठक बुलाई है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। निर्वाचन आयोग ने पिछले 2 दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। इसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होनी है। बिहार विधानसभा कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस समय सीमा से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। और आपको बता दें, निर्वाचन आयोग आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें उम्मीद है कि वो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। और आपको बता दें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन नई दिल्ली में होने जा रही है। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ईसी की तरफ से और अहम बैठक है। कयास लगा जा रहे हैं कि आज शाम को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश जी। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। अविनाश जी, ईसी की 4 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बैठक है। क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? जी पहले तो मैं कल भी आपके साथ जुड़ा था और मैंने कहा था कि शायद 8 या 9 तारीख को ये जो हियरिंग है आज कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, उसके बाद वो बोलेंगे। तो मेरे समझ से उसी लाइन पे चल रहा है सब कुछ और बिल्कुल अनाउंसमेंट होगा। ऐसे जब भी ईसी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो बिल्कुल पर्पस के साथ होता है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। जब भी इलेक्शन के बारे में कुछ अगर सामने लाना होता है प्रेस में, तभी वो इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। और बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डेट्स के अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि कल पटना में भी बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पे करीबन 40 मिनट तक उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। चाहे वो एफआईआर हो, चाहे वोट कटने जुड़ने की जितनी सारी जो लोकल मीडिया थे सबने कवर किया होगा, आप लोगों ने भी कवर किया होगा। तो मेरे समझ से बिल्कुल क्लियर है कि आज तो अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो अविनाश जी, कल काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई नई चीज़ें ईसी ने बोली थी, जैसे कि रंगीन फोटो अब होगी वहाँ पे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की जगह। तो क्या खास कारण है रंगीन फोटो लाने का? जी सबसे बड़ी बात ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रंगीन फोटो और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जैसा लगता है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सबकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। आप ये देखिए कि बिहार इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन इस वजह से होने वाला है। इस देश में डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट करने के लिए इससे बड़ा कदम मैंने नहीं सोचा था कि ये भी हो पाएगा। आप समझिए, बिहार के सारे बूथों पे लाइव स्ट्रीमिंग होगी। आप घर से बैठ के देख सकते हैं कि इलेक्शन में, पोलिंग में और कतार में कितने लोग खड़े हैं। जो हंगामा ये राहुल गांधी टाइप के लोग जो करते हैं, फ्रिवलस की वोट चोरी, ये 6 बजे शाम के बाद इतना वोट कैसे बढ़ गया, ये सब जितने भी है सब पे पटाक्षेप हो जाएगा जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो ये बहुत बड़ा चीज है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा फोटो क्यों, क्योंकि जब भी पोस्टर लगता है, जब आप कैनवासिंग में जाते हैं, तो ज्यादातर जो पोस्टर्स होते हैं वो रंगीन होते हैं। तो एक सिमिलैरिटी लाने के लिए कि भाई जो आप पोस्टर जैसा है उसी तरह का चेहरा आपके ईवीएम पे है, तो इसमें एक सिमिलैरिटी लाने के लिए कलर फोटो दिया जा रहा है और शायद ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा होगा ईवीएम का। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कलर फोटो डाल रहे हैं, पता चला कि इलेक्शन हारने के बाद यही राहुल गांधी फिर चिल्ला के बोलने लगेंगे कि कलर फोटो की वजह से ईवीएम हैक हो गया। तो ये तो चलता रहेगा, बट ये जो ट्रांसपेरेंसी जो अब इलेक्शन कमीशन दिखा रही है लाइव स्ट्रीमिंग करके सारे बूथों का, ये बहुत बड़ी। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से हम बता दें, आज ईसी की बैठक है शाम 4 बजे विज्ञान भवन में। हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस दलित युवक के पिता और भाई से बात की जिसकी रायबरेली में पीट कर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस असहनीय दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवार के साथ हैं। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इसकी जानकारी दी। पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीट कर जान लेने की ये घटना हृदय विदारक है। उन्होंने कहा, अंतिम क्षणों में जब उसे लाठी और बेल्ट से बेरहमी से पीटा जा रहा था तब युवक को अपनी आखिरी उम्मीद राहुल गांधी की याद आ रही थी।
कांग्रेस नेता ने कहा, राहुल संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए बेहद दुखद है। उन्होंने मृतक के पिता और भाई से व्यक्तिगत रूप से बात की और वो इस असहनीय दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, भारत में पीट पीट कर हत्या किए जाने के आम होने की गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा कि ऐसे हिंसक तत्वों को कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी फिलहाल दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि उन्हें रायबरेली का एक बहुत ही विचलित करने वाला वीडियो मिला है जिसमें एक दलित युवक हरिओम की कुछ अपराधियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। और आपको बता दें, रायबरेली में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की है और सांत्वना दी है परिवार को। और राहुल गांधी का इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ हैं। और आपको बड़ी खबर बता दें, रायबरेली में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने उस पीड़ित परिवार से बात की है और कहा कि इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में बड़ा हादसा हो गया है। ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड में अचानक आग लगने से 7 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल है। जानकारी के अनुसार आग ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू के स्टोर रूम में लगी है, जहां मेडिकल पेपर, ब्लड सैंपल, ट्यूब्स और आईसीयू से जुड़ा अन्य सामान रखा गया था। आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर ने बताया कि हादसे के समय आईसीयू में कुल 11 मरीज भर्ती थे। वहीं बगल वाले दूसरे आईसीयू में 13 मरीज और थे। आग लगते ही स्टाफ ने तुरंत अलार्म बजाया और मरीजों को शिफ्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन धुएं और आग की चपेट में आने से 7 मरीजों की जान चली गई। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने दुख जताया है और दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य करने की कामना की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में आग लगने से 7 लोगों की मृत्यु बहुत दुखी करने वाली है। और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता साहिल, दुख की जो घटना है वो जयपुर से आ रही है, जहां एसएमएस हॉस्पिटल में आग लगने से कई मरीजों की जान चली गई है। क्या कुछ और जानकारी है, क्या कारण बताए जा रहे हैं? बिल्कुल आलोक जी, देखिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ये आग लगी है और अब तक फिलहाल जो अपडेट निकलकर सामने आया है उसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है जी। और बताया जा रहा है कि भयानक आग थी। आईसीयू उपकरण सहित कई दस्तावेज भी इस आग में जलकर खाक हो गए हैं और इसमें कई लोगों की जो मौत हुई है उनके परिजन भी अस्पताल में मौजूद हैं। लगातार वहां पर जो अफरा तफरी का माहौल है वो भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में जब ये आग लगी तो इतना धुआं था कि वहां पर 1 सेकंड के लिए भी कोई रुक नहीं सकता था और लगातार कोशिश की जा रही थी कि लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन फिलहाल 7 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रामा सेंटर से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि जब आग जो लगी वो स्टोरेज एरिया में लगी और तब न्यूरो आईसीयू में 11 मरीजों का इलाज चल रहा था। तो बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल जारी है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये आग लगी। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ जो 14 अन्य मरीज हैं उन्हें एक अलग से आईसीयू बनाया गया जिसमें भर्ती किया गया है और कुछ और मरीजों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। आग में कई दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए, आईसीयू उपकरण भी जलकर खाक हो गए, कई रक्त के नमूनों की नलिकाएं और उस स्टेशन में रखा हुआ अन्य सामान जो था वो भी जलकर खाक हो गया। तो अस्पताल के कर्मचारी और मरीजों के जो परिचारक थे उन्होंने बमुश्किल मरीजों को बाहर निकाला। कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फिर भी इस पूरे हादसे में जो दुखद खबर है वो यही है कि अब तक फिलहाल 7 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ गई है। कई एंगल्स पर जांच पड़ताल की जा रही है और जब ये सूचना मिली कि आग लग गई है उसके बाद तुरंत ही दमकल कर्मी वहां पर पहुंच गए थे और कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी इस आग को बुझाने के लिए। लगभग 2 घंटे तक जब दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत की उसके बाद आग पर काबू पाया गया। तो जयपुर में ये माना जाता है कि सबसे बड़ा अस्पताल है ये एसएमएस अस्पताल, जहां पर ट्रामा सेंटर की दूसरी मंजिल में स्थित आईसीयू में ये आग लगी है।
अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट है, लेकिन अभी जांच पड़ताल चल रही है और जांच के बाद ही निकलकर साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह थी कि ये इतनी भयानक आग वहां पर लग गई। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी तरह की कोई लापरवाही निकलकर सामने आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई जिम्मेदारों के खिलाफ की जाएगी। साथ ही साथ इस पूरी घटना पर जो मुख्य वहां पर पहुंचकर जायजा लिया। हालांकि उन्होंने किसी से बातचीत वहां पर नहीं की, वो आए, उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और उसके बाद वो वहां से निकल गए। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरी घटना पर दुख प्रकट किया है और हर संभव मदद का आश्वासन भी यहाँ पर साहिल, दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक बार फिर से आपको बता दें, जयपुर के SMS अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ है जहां 7 मरीजों की मौत हो गई है। अभी कारणों की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही कारणों का पता लगने के बाद उस जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में थाना मखनपुर क्षेत्र में आपको बता दें पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आ रही है, जहां थाना मखनपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के जो साथ है मुठभेड़ हुई है। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लूट का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। और आपको बता दें, इस मुठभेड़ में SO रामगढ़ संजीव दुबे गोली लगने से घायल हो गए, जबकि मौके पर पहुंचे चर्चित पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिससे वे बाल बाल बच गए। रात करीब 8 बजे BMR होटल के पीछे पुलिस की बदमाश नरेश से मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली, जिसमें बदमाश नरेश मारा गया। उसके कब्जे से 2 पिस्टल, भारी संख्या में कारतूस और करीब 40 लाख की नकदी बरामद हुई। बदमाश नरेश पर अलीगढ़ समेत कई जनपदों में 1 दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने उस मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर 1 करोड़ रुपए की बरामदगी की है। नरेश इस गैंग का मुख्य सरगना था। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान नरेश शौच के बहाने पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला था। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता संजीव। संजीव, क्या खबर है और ये कब से इसके पीछे पुलिस पड़ी थी और कितनी बड़ी सफलता के रूप में पुलिस का ये देखा जा रहा है मुठभेड़? देखिए, पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि 30 सितंबर को इन्होंने थाना मक्खनपुर क्षेत्र से एक गुजरात की कैश वैन इन्होंने लूटी थी। लगभग 2 करोड़ रुपए की इन्होंने लूट की थी। उसके बाद पुलिस कप्तान ने 6 टीमों का गठन किया। टीमों ने धरपकड़ शुरू की। उसके बाद ये पुलिस के हाथ आए। लेकिन कल शाम को अचानक से क्या हुआ, ये शौच के बहाने जब पुलिस इसको अभिरक्षा में ले जा रही थी तो शौच के बहाने ये रुका। इसने कहा कि मुझे शौच करना है, और ये एक हाईवे से नीचे उतर के शौच करने गया और वहां से ये फरार हो गया। पुलिस पूरी रात धरपकड़ करती रही। रात शाम को पुलिस को सूचना मिली कि ये एक होटल के पास में बैठा हुआ है। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इसने पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें वहां जो SP ग्रामीण है अनुज चौधरी, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। मक्खनपुर SHO के हाथ में गोली लगी। दोनों लोग घायल हो गए। और उसके बाद जब 20 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई, उस फायरिंग में ये मारा गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, पुलिस की बड़ी उपलब्धि, एक वांछित अपराधी को मुठभेड़ के अंदर मार गिराया है पुलिस ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत के घर का एक कमरा बताया है, जिस पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो कमरा भारत का हिस्सा है और उसे वापस लेना ही होगा। भागवत सतना ने आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उनके इस बयान पर लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बहुत से सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। वे पाकिस्तान नहीं गए थे, वे अभी वाजिद भारत के थे। हालात ने हमें इस घर में भेज दिया, लेकिन वो घर और ये घर अलग नहीं है। पूरा भारत एक ही घर है, बस हमारे घर का एक कमरा किसी ने कब्जा लिया है। वहाँ मेरी मेज़, कुर्सी और कपड़े रखे थे। अब समय आएगा जब हम वो कमरा वापस लेना होगा। भागवत का ये बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान अधिकृत यानी POK में लोगों ने पाकिस्तानी शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कुछ दिनों से हज़ारों की संख्या में स्थानीय लोग अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले सड़कों पर उतरकर आर्थिक राहत और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे हैं। 3 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा घायल हैं। बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत गए थे।
ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। और इसलिए स्मरण रखना है कि अविभाजित भारत। बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर भेरुंदा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन निकाला है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर खंड संघ चालक और मुख्य वक्ता द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ने बताया कि संघ कार्य विगत 100 वर्षों राष्ट्रीय भाव को लेकर और अनुशासित होकर निस्वार्थ रूप से कार्य कर रहा है। आज अनेकों सेवा कार्यों के माध्यम से समाज का एकीकरण कर सुदृढ़ समाज का निर्माण आज संघ कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं पूरे देश और विश्व के कोने कोने में मौजूद हैं। अनुशासन और उत्साह के साथ सैकड़ों स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में भाग लिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नक्शे से मिटा देने वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने धमकी दी है कि भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि उसकी सेनाएं किसी भी सीमा को पार कर सकती है। बदले में आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के दावे को फिर से दोहराया है, जिसका नई दिल्ली बार बार खंडन करता रहा है। आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बयान उनकी धूमिल प्रतिष्ठा को बहाल करने का एक असफल प्रयास है। 0 से 6 के स्कोर के साथ निर्णायक हार के बाद अगर वे फिर से कोशिश करते हैं तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। पाकिस्तानी सेना को अल्लाह के सिपाही कहते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि इतिहास की सबसे बुरी हार के बाद भारत में जनमत जिस तरह सरकार के खिलाफ हो गया है, मोदी और उनके गुट ने अपनी विश्वसनीयता कैसे खो दी, ये नेतृत्व के बयानों में दिख रहे दबाव से साफ जाहिर है। हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा। नेपाल में बारिश के रूप में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन, बिजली गिरने और सड़क हादसों में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं, जबकि कई लोग लापता हैं। प्रशासन की ओर से राहत बचाव अभियान चलाया गया है। सशस्त्र पुलिस बल ने बताया कि बारिश से हुई इस आपदा में कम से कम 7 लोगों की अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि अब तक 29 लोग घायल हो चुके हैं। नेपाल में शनिवार सुबह से ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त मानसूनी हवा के प्रभाव से भारी बारिश हुई है। इसके कारण पूरे हिमालयी राष्ट्र में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। 7 प्रांतों में से 2 दिनों की भारी बारिश से भारत की सीमा से लगे कोशी प्रांत में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। सशस्त्र पुलिस बल मुख्यालय के अनुसार इलाम में ही भूस्खलन और बाढ़ से 37 लोगों की मौत हुई, जबकि प्रांत के अन्य जिलों में 12 और मौतें हुई हैं। कोशी में एक व्यक्ति लापता है और कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं। नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाके मधेश प्रांत में रोहतहट में बिजली गिरने की 3 लोगों से मौत हो गई और व्यक्ति घायल हुए हैं, जबकि 12 में एक लापता व्यक्ति की तलाश जारी है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज शाह, नेपाल से जुड़ रहे हैं। नीरज जी, क्या कुछ माहौल है इस वक्त नेपाल में, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, कल तक जो था सरकारी आंकड़े अनुसार वो 49 आदमी डेथ का जो रिपोर्ट आया था और 7 आदमी था। और जैसे सबसे ज्यादा क्षति आपको इलाम क्षेत्र में हुआ है, पूर्वी क्षेत्र में, इलाम क्षेत्र में। और जिसके पास परसा और रोहतहट, इस जिले में जो भारत से लगे हुए जो सीमाना नाका है, वो भंसार नाका भी पूरी तरह से डूब चुका है। और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो सब आपको सब स्टेशन सब टोटली डूब चुका है। और सुबह से जो बिजली का है वो आपूर्ति सुचारू हुआ है। और बिजली गिरने से जो आदमी लोग का मौत हुआ है वो आपको अभी तक 5 आंकड़े आ रहे हैं नेपाल में। और टोटली अभी तक भी कितने आदमी जो मिट्टी में दबे हुए हैं उन सब का भी खोज और तलाश अभी तक जारी है नेपाल सरकार के तरफ से। और इसमें भारत सरकार, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है कि क्या चाहिए आप लोगों को, मैं सहयोग करने के लिए इच्छुक हूँ बोल के बोला है। नीरज, अभी भी और
और अभी यहाँ का मौसम विभाग का आगे क्या अनुमान है, कितने दिन और बारिश चलेगी? नहीं, अब नॉर्मल हो चुका है, अब बारिश थम चुका है, धूप लग चुकी है और जो राहत का काम है अब एकदम तीव्र से हो रहा है और पानी का जल स्तर भी अब नीचे आ रहा है। जैसे कोसी का जो था 56 का 56 ढोका खोल दिया गया था बिहार की तरफ। तो इससे क्या था, अगर आज तक भी अगर बारिश होता तो बिहार में भी बिहार में भी जनमल धन का क्षति का जो था वो आंकड़ा आ सकता था। जी, तो नीरज, नेपाल सरकार ने क्या कोई घोषणा की है? जिनकी मौत हुई है उनको क्या मुआवजा देंगे? घायलों को कितना मुआवजा मिलेगा? नहीं, अभी तक मृतक के लिए कोई भी मुआवजा नहीं है और जो घायल है उन लोगों का इलाज सैनिक हेलीकॉप्टर से द्वारा फ्री में कराया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करके उन लोगों को सरकारी अस्पताल में भरना करा जा रहा है। और के मुआवजा के और जिन लोगों का घर क्षति हुआ है, लमसम 2500 आदमी बेघर हो चुके हैं जी इस बाढ़ से, और उन लोगों का अभी तक कोई भी क्षतिपूर्ति का आश्वासन सरकार की तरफ से अभी तक घोषणा नहीं किया गया हुआ है। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, नेपाल में भारी नुकसान हुआ है, कई लोग मर गए हैं और कई लोग घायल हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।